हेलो दोस्तों, फिर से एक बार जंजीर और आज़ादी में आपका स्वागत है। ये हमारा दूसरा वीडियो गांधी जी की यादों को आगे बढ़ाते हुए। नाम करमचंद गांधी। एक आदमी बापू कैसे बनता है, उनकी पूरी कहानी और उसके साथ जितने भी लोग थे जिन्होंने गुलामी के जंजीर तोड़े और आज़ाद भारत बनाया, उन सब की कहानी बिल्कुल फ्री में। बचपन से लेकर आज़ादी की कुर्बानी देने तक वो सब लोग हमारे और आपकी तरह आम आदमी थे। लेकिन योद्धा कैसे बने? एक आदमी योद्धा कैसे बन जाता है? कितना बर्दाश्त करता है, कितना भूखे रहता है और कितना सफ़र करता है। दुनिया के योद्धा आदमी तब बनता है जब वह किसी अत्याचार से बाहर निकलने के लिए आंदोलन करे, अपने हक की लड़ाई लड़े और अपने हक की लड़ाई लड़ते लड़ते वह जेल जाए और फिर बाहर आए और फिर अपने भाई पर हो रहे अत्याचारों को देख फिर से आंदोलन करे। यही लोग योद्धा होते हैं। इसमें एक नाम आता है बापू का। आज बापू की कहानी सुनाऊंगा, फिर बाकी योद्धा के इस तरह की कहानी सुने और अपने बच्चों को सुनाए, ताकि भारत के इतिहास चलता रहे और कहानियाँ सबको पता चलती रहे। सबसे पहले गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में पीढ़ी दर पीढ़ी प्रचलित वंशवाद के अत्याचारों के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन के माध्यम से लड़ने का प्रयास किया। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए उन्होंने निफिक्स फोरम में रहने वाले समुदाय के विचारों पर एक प्रयोग किया। बाद में 1910 में उन्होंने एक टॉलस्टॉय फोरम की स्थापना की। वहाँ के निवासी शाकाहारी थे और इस प्रयोग को उन्होंने अपने प्रतिदिन के कार्यक्रमों में स्थान दिया। यदि कोई भी संघर्ष अपने उद्देश्य प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाया तथा गांधी जी ने निश्चित रूप से बहुमूल्य अनुभव प्राप्त किया। भारत में वापसी। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी और कस्तूरबा गांधी मुंबई पहुंचे। उनके स्वागत में फिरोज शाह मेहता की अध्यक्षता में एक नागरिक अभिनंदन की तैयारी की गई, जिसमें हर समुदाय के लोगों ने भाग लिया। 1915 में फिनिक्स एवं टॉलस्टॉय फोरम के अनुरूप उन्होंने अहमदाबाद के पास कोचरब में किराए के मकान में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की, जिसे शीघ्र ही उन्होंने वहां से हटाकर साबरमती नदी के किनारे स्वयं की जमीन पर स्थापित किया। वह 16 वर्ष तक वहां रहे। स्वतंत्रता आंदोलन के अधिकांश सक्रिय नेताओं ने अपने राजनीतिक जीवन की शिक्षा इसी आश्रम से शुरू की। भारत आने पे वो गोपाल कृष्ण गोखले के संपर्क में आए, जिनके विचार एवं चिंतन बिल्कुल उनके चिंतन के अनुरूप थे। लोगों को वास्तविक जीवन के बारे में जानने के लिए उन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष का भ्रमण किया। राजनीतिक कार्यकर्ताओं से लेकर निम्न से निम्न वर्ग के लोगों से मिलने के बाद जब गांधी जी ने सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया, तब सामाजिक समुदायों को समझने के लिए उन्होंने स्वयं को व्यस्त रखा और उनका समाधान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से नहीं बल्कि अपने तरीके से करने का प्रयास किया। प्रथम सत्याग्रह। 1916 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन के दौरान बिहार के एक किसान राजकुमार शुक्ला ने उत्तरी बिहार के चंपारण जिले में भ्रमण करने के लिए न्योता दिया, जहां बटाई पर नील की खेती करने वाले किसानों पर खेतों के अंग्रेज मालिक बहुत बेदर्दी से अत्याचार कर रहे थे। चंपारण के सत्याग्रह ने 28 लाख किसानों को प्रभावित किया। धीरे धीरे संघर्ष तीन सुर्खियों के चारों ओर केंद्रीभूत हो गया, क्योंकि एक शताब्दी से अंग्रेज के अत्याचारों को झेल रहे अंग्रेज मालिकों ने ऐसा नियम बना रखा था कि जिसके अनुसार नील की खेती का सिर्फ 1/3 हिस्सा काश्तकारों को मिल पाता था और शेष फसलों की खेती का हिस्सा जबरदस्ती वो वसूल कर लेते थे। इसी प्रकार किसानों को कुछ भी फायदा नहीं रहता था। गांधी जी ने घोषणा की कि वो खेत मालिकों के शत्रु के रूप में नहीं देख रहे हैं। यह घोषणा बहुत महत्वपूर्ण थी। उन्होंने सरकार के किसानों के कष्ट
निवारण के लिए एक आयोग स्थापित करने के लिए बाध्य कर दिया। गांधी जी भी उस आयोग के सदस्य थे। यदि स्पष्ट रूप से खेत मालिकों के किसानों के प्रति क्रूरता एवं उदारता के व्यवहार के अनेक प्रमाण एवं गवाह थे, तथा गांधी जी ने घोषणा की कि अतीत में जो बीत गया सो बीत गया, उससे कोई मतलब नहीं, पर वर्तमान समय में वो अपनी क्रूरता एवं अत्याचारों को संतोषजनक ढंग से बंद कर दें, इस प्रकार के खेत के मालिकों पर विजय प्राप्त कर सके। उन्होंने ज़्यादा क्षतिपूर्ति के लिए भी हट नहीं किया। उन्होंने कहा कि किसानों को कुल मूल्य का कम से कम 25% वापस कर दिया जाए और खेत मालिक यह गारंटी दे कि किसानों से अब ज़बरदस्ती वसूली नहीं की जाएगी। दोनों तरफ से एक संतोषजनक समझौता हुआ और सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि किसानों के खेत मालिकों की क्रूरता एवं निष्ठुर शासन से राहत की सांस मिली। गांधी ने शीघ्र ही अहमदाबाद के मिल श्रमिकों को भी प्रश्न उठाया, जिनकी मजदूरी बहुत कम थी। मजदूरों को उचित मजदूरी दिलाने के संघर्ष में अनुसुईया बाई के अपने करोड़पति भाई के खिलाफ गांधी का साथ दिया। गांधी जी ने एक हड़ताल का संचालन किया और मजदूरों को एकता हेतु अनशन किया। अंत में मिल मालिक को झुकना पड़ा। वह इस तरह निर्णय मजदूरों के पक्ष में हुआ। उसके बाद गांधी जी खड़ा हो गए। यहाँ के गरीब किसान पहले ही ज़्यादा करों के बोझ से दबे हुए थे और दूसरी ओर फसल बर्बाद हो जाने से अकाल से लड़ रहे थे। सरकार को मजबूरन यह घोषणा करनी पड़ी कि जमीन के मालगुजारी सिर्फ वही किसान देंगे जो कि लगान देने के सक्षम होंगे। एक बार फिर सत्याग्रह आंदोलन ने किसानों को सत्ताधारियों की क्रूरता एवं भय से छुटकारा दिलाने में मदद की। प्रथम विश्व युद्ध में भारत के लोगों और गांधी ने ब्रिटेन का साथ इसलिए दिया कि युद्ध के समाप्ति के बाद भारत के स्वयं की सरकार बनाने में ब्रिटेन स्वीकृति दे देगा। लेकिन वास्तव में क्या घटित हुआ? भारतीयों की स्वशासन की आशाओं के विपरीत ब्रिटिश सरकार ने 1919 में रॉलेट एक्ट पारित करवा दिया, जिसके नियम बहुत ही सख्त, कठोर एवं हर कदम पर रुकावट डालने वाले थे। इसी अधिनियम से लोगों में अत्यंत तनाव एवं रोष व्यक्त हो गया और इसका सबसे दर्दनाक कांड 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जालियांवाला बाग में हुआ नरसंहार था, जिसमें जनरल डायर ने निहत्थे भीड़ पर गोलियां चलाने की आदेश दे दिया। इसी घटना में 1500 से अधिक निर्दोष भारतीय मारे गए। इसके बाद देश में क्या हुआ आगे के वीडियो में बताया जाएगा। तीसरा वीडियो देखने के लिए आप तैयार रहें।